कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238 इज़ दिस हाफ विद दिस हाफ लाइफ इट लीड्स टू 24.1 डेज हाफ लाइफ का थोरियम 234। ठीक है। एंड दे सेड कि जब हमें ओल्ड सैंपल मिलता है यूरेनियम ओर का तो उसमें ऑब्वियसली यूरेनियम डिके कर रहा है अपने डॉटर एटम में विच इज़ ऑल्सो डिकेइंग। तो उस सैंपल में यूरेनियम भी मौजूद होगा और थोरियम भी मौजूद होगा। इससे पहले हमने वो ए टू बी टू सी वाला वो केस किया था इससे पहले, जो 9, 8, 10, 7, 8, 10 कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने पहले की थी। तो जब हमें वो सैंपल मिलेगा तो उसमें जो थोरियम है उसकी एक्टिविटी इन सेक्युलर इक्विलिब्रियम होगी विथ पेरेंट एटम की एक्टिविटी। तो फिर हमने एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है ईच ग्राम ऑफ यूरेनियम में थोरियम की। तो जैसे हमने पहले वो कार्बन का किया था, कार्बन पर कार्बन मैस कर दिया था, तो इसी तरह मैस ऑफ यूरेनियम वर्क करते हुए। तो सबसे पहले वी विल राइट डाउन देयर एक्टिविटीज़ का फार्मूला। ठीक है, दिस इज़ एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम पेरेंट एटम और एक्टिविटी ऑफ डॉटर एटम विल बी λ2 n2। okay, and in equilibrium, in secular equilibrium, both of these terms become equal to each other, their activities become equal to each other। तो ये जो सेकंड थोरियम है उसकी एक्टिविटी में R2 का नाम दे देती हूँ उसे, that will be equals to activity of its parent atom in secular equilibrium it happens। तो ये एक्टिविटी हमने थोरियम एटम की एक्सप्रेस करनी है पर ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो ये फिर हम इसी तरह लेंगे λ1 इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम एटम मल्टीप्लाई बाई n1 इज़ द मैस ऑफ यूरेनियम एटम मल्टीप्लाई बाई अवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाई मोलर मैस ऑफ यूरेनियम एटम विच इज़ U238 हमने लिखा है तो 238 मैस ऑफ यूरेनियम विच इज़ ओनली अननोन थिंग हियर। इसे इधर ले जाते हैं, नेक्स्ट R2 भी अननोन है लेकिन ये दोनों अननोन एक तरफ ले गए, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 अवोगाड्रोस नंबर 238 multiplied by half life of uranium which is given to in years में given है ये। तो अगर आपके पास ये आएगा तो ये डिकेज पर ईयर आएगा, तो आपने फिर देख लेना है जो भी आपको सुटेबल इसके यूनिट्स मिलते हैं। तो दिस इज़ द आंसर, आप इसे एवेलुएट खुद कर सकते हैं। तो ये लास्ट 2 प्रॉब्लम्स अभी मैं करने जा रही हूँ हाफ लाइफ के चैप्टर के रिलेटेड। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्बन 14 डिके टेकिंग प्लेस इन द लंग्स ड्यूरिंग सिंगल ब्रेथ। एक सांस लेते हुए हम ऑक्सीजन भी ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और गैसेस भी हमारे अंदर जा रही होती हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो रफली क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कार्बन भी है तो उसमें कुछ कंटेंट, कुछ हिस्सा कार्बन 14 का भी होता है। द सेम थिंग विल अप्लाई हियर कि उसका जो 1.5 मल्टीप्लाई 10% जो कार्बन इनमें मौजूद है इन मॉलिक्यूल्स में वो कार्बन 14 है। एंड हम जो लेते हैं एटमॉस्फेयर से वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो 0.03% है। एंड इन एन एवरेज ब्रेथ वी इनहेल 0.5 लीटर ऑफ एयर, 0.5 लीटर ऑफ एयर को हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। एंड इट टेक्स अबाउट 3.5 सेकेंड्स टू डू दिस फिनोमेना, मतलब 3.5 सेकेंड में हम ये ऑन एवरेज सांस लेते हैं जिसमें इनहेल एक्सहेल दोनों करते हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे लंग्स में ही डिके हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम यहाँ पे ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कार्बन 14 के पोटेंशियली डिके हो सकते हैं हमारे बॉडी में। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं कि n इक्वल्स n0 e⁻ λT। ठीक है, तो इसमें जो t है वो 3.5 सेकेंड है। ठीक है, 3.5 सेकेंड के इंटरवल में कितने डिकेज हो सकते हैं 0 से 3.5 सेकेंड तक। तो यहाँ पे वही इंटीग्रेशन वाला ही काम करेंगे हम। तो ये -λ n0 e⁻ λT dt हो जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे और ये डेल्टा n कितने डिकेज होंगे और ये -λ n0 और ये 0 से 3.5 सेकेंड तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक हो गया, और ये -λ n0 इसकी इंटीग्रेशन -λT बाय -λ होगी एंड दिस इज 0.35 तक। और ये λ अगेन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, n0 e⁻ λ 3.5
माइनस ई टू द पावर 0, ये n नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा 3.5 माइनस 1 आ गया। लेमडा इज़ वेल नोन, हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5730 ईयर्स हैं ये, ठीक है। तो इसे ईयर्स से मिनट्स या सेकंड्स में कर दिया जाए दैट विल बी फार बेटर, तो वो कर लेना है आपने खुद ही, मैंने नहीं करना। तो n नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना ज़रूरी है अब यहाँ पे कि द मोमेंट व्हेन वी इनहेल द एयर कितने नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स थे उसमें रफली। तो उसके लिए फॉर्मूला पहले लेते हैं, मास ऑफ कार्बन 14 चाहिए हमें, मोलर मास ऑफ कार्बन 14 इज़ 14 और ये Na, तो इसमें मास ऑफ कार्बन 14 इज़ समथिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो मास ऑफ कार्बन 14, इसके लिए हमारे पास एयर का अमाउंट गिवन है जो हम ले रहे होते हैं, उसका 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर उसका इतना परसेंट कार्बन 14 होता है। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप, तो 0.5 लीटर ऑफ एयर हम लेते हैं एंड दिस इज़ वॉल्यूम। लीटर एक वॉल्यूम की क्वांटिटी है ना, 1 लीटर बॉटल दे दें, लीटर इज़ वॉल्यूम के रिलेटेड की बात। तो एयर की डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए ताकि 0.5 लीटर के करस्पॉन्डिंग हम इसका मास फाइंड आउट कर सकें। तो डेंसिटी है एयर की वो 1.2 ग्राम पर लीटर है। तो मास ओवर वॉल्यूम इज़ डेंसिटी, मास इज़ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इज़ 1.2 ग्राम पर लीटर मल्टीप्लाई 0.5 वॉल्यूम। तो ये जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी द मास ऑफ एयर दैट वी इनहेल, ठीक है। ये मास ऑफ एयर हो गया। अब इसका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या मतलब कार्बन होगा। एक ही मॉलिक्यूल होता है ना, एक कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार्बन, तो ये मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग बनता है। तो 0.03 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, परसेंट में है, मल्टीप्लाई दिस मास ऑफ एयर। तो ये हमें मास ऑफ कार्बन जो हम इनहेल करते हैं हमें वो मिल जाएगा, मास ऑफ कार्बन। अब ये जो मास ऑफ कार्बन ये मिला है इसका भी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10% जो है मास ऑफ होगा कार्बन 14। तो ये दोनों साइड पे हम यहाँ पे भी 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 ये बन जाएगा इसे डिवाइड करने के बाद। तो ये क्वांटिटी है मास ऑफ कार्बन 14 दैट यू नीड टू पुट इन दिस एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करें, यहाँ भी पुट करें, फिर ये लैम्डा की वैल्यू ये पुट करें इन मिनट सेकंड समथिंग लाइक दैट, और ये इसको एवेलुएट कर लें, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ पोटेंशियल नंबर ऑफ डिकेज दैट कैन हैपन व्हेन यू आर लाइक एक्सहेलिंग इन यू आर टेकिंग ब्रेथ। तो ये फिर इस तरह से हो जाएगा। और होता है एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट बताते हैं कि कितने एक्सपोजर हुआ है। तो ये आयनाइजेशन का करस्पॉन्डिंग होता है जो कि शो करता है कि कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट हो रहे हैं पर सेकंड व्हेन रेडिएशन पासिस और ट्रैवर्सेस अ डिस्टेंस d। रेडिएशन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में एक मीडियम है इसके दरमियान, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी आयनाइजेशन करते हैं, जितने नंबर ऑफ आयन बनाते हैं पर मिनट, ठीक है, उसको एक्सपोजर रेट कहते हैं। तो यहाँ पे गैमा रेज का एक प्रॉब्लम था जिसका मुझे बस इतना ही पता है कि ये कैसे होगा। तो ये आर विच इज़ एक्टिविटी ऑफ गैमा रेज द मोमेंट दे वर जनरेटेड, और गैमा रे सोर्स की एक्टिविटी है ये, ठीक है, गैमा रे सोर्स की एक्टिविटी। तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एक कांस्टेंट, यहाँ पे जी इस तरह का ये कुछ बनता है, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। d इज़ द डिस्टेंस जितना उसने ट्रैवर्स किया है। तो उस प्रॉब्लम में उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ था कि वो 1 मीटर है, और एक्टिविटी भी उन्होंने क्यूरीज़ में दी हुई थी, लेट्स से वो 1 क्यूरी है। और ये जो है कोबाल्ट के बारे में बताया गया था, कोबाल्ट 60 के बारे में। तो ये कोबाल्ट 60 की हमें टेबल से 1.28 मिलती है ये वैल्यू। तो हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमें ये क्यूरी में है ना, तो इसे SI यूनिट विच इज़ बैकरेल या फिर डिके पर सेकंड में करना होगा। तो 1 क्यूरी जो होता है वो 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻10 डिकेज पर सेकंड होता है, 10 डिकेज पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे ये SI यूनिट में यहाँ पे पुट करना है। तो ये जब पुट करेंगे तो हमें पर सेकंड कितना नंबर ऑफ आयंस जनरेट हुए हैं ये पता चल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़